नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हम ये कहावत बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन सियासत का सच इससे ठीक उलट है। वोट बैंक की ताकत के चलते राजनीति के पहिए तभी घूमते हैं जब इसमें जाति का जोर लगता है। लेकिन सियासत के कास्ट वॉर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट से जुड़े मुद्दे की एंट्री हो जाएगी, ये शायद ही किसी ने सोचा। आज भारत की बात में मैं इस पर बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा। पॉलिटिक्स के कास्ट फैक्टर का आखिर क्या है, मिस इंडिया चैप्टर, ये भी आपको बताऊंगा। इसके साथ ही होगी बात अखिलेश यादव को लेकर मायावती के 24 घंटे के भीतर आए दो अलग अलग बयानों की, जिसने सबको हैरान कर दिया। क्योंकि पहले बुआ ने आभार जताया, फिर समाजवादी पार्टी का सीधा प्रहार कर दिया। भारत की बात में आप सुनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा संदेश जिस पर लखनऊ से दिल्ली तक राजनीति गर्मा गई है। आखिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने किस मुद्दे पर कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, सुनना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन सबसे पहले बात अखिलेश यादव और मायावती के बीच जारी आभार और प्रहार की। इसमें धन्यवाद भी शामिल है और इस खबर में पश्चाताप का जिक्र भी है। अखिलेश मायावती को धन्यवाद भी दे रहे हैं और बीजेपी का नाम लेकर उन पर निशाना भी साध रहे हैं। इस पूरी खबर में इतनी पहेली है जिसे समझना आसान नहीं। उन्होंने आभार दिया था, आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। जन्माष्टमी पर राजनीति के चक्र का बखान करते करते अखिलेश यादव ने मायावती के लिए जो कुछ कहा वो यूपी की राजनीति के लिए बड़ा संदेश माना गया। बहुजन समाज पार्टी की नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ही ऐसा है और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं। दरअसल मथुरा की मांड सीट से बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को यूपी का अब तक का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता डाला था। ये भी कह दिया था कि उन्हें सीएम बनवाना हमारी एक भूल थी। इस पर बीएसपी सुप्रीमो भड़क गई थी। उन्होंने बीजेपी विधायक राजेश चौधरी को दिमागी तौर पर बीमार बताते हुए पार्टी को अपने एमएलए का इलाज कराने तक की नसीहत दे डाली थी। अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे को लपक लिया था। मायावती के कथित अपमान को बड़ा मुद्दा बनाकर उनके साथ खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर लिखा, राजनीति में मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बेहद आपत्तिजनक है। मायावती ने इस बयान के लिए अखिलेश का आभार जताया था और अखिलेश ने मायावती के आभार का जवाब भी दिया। उन्होंने आभार दिया था, आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब तो कोई आभार भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा और धन्यवाद भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इस बीच एक नया मुद्दा सामने आ गया और मायावती समाजवादी पार्टी पर अचानक भड़क गईं। मामला मायावती के सक्रिय राजनीति से कथित तौर पर संन्यास लेने की अफवाह का था। अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने सिलसिलेवार ढंग से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इनमें ऐसी चर्चाओं को पहले फेक न्यूज बताया, फिर 1995 के गेस्ट हाउस कांड को याद कर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। मायावती ने लिखा, सपा जिसने 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है, जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। साथ ही उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता व इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है, तो इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है। लोग सचेत रहें। मायावती ने लोगों को एसपी और कांग्रेस से सचेत किया, तो इसके बाद आया अखिलेश यादव का एक बयान। इस पर पलटवार जैसा लग रहा था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी कहीं चाल है। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी के साथ किसी को आने नहीं देना चाहते हैं।
अब सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने पहले अखिलेश यादव का आभार जताया, फिर समाजवादी पार्टी की खिंचाई कर डाली। सिर्फ 24 घंटे के भीतर समाजवादी पार्टी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो के 2 संदेश आखिर क्या संकेत देते हैं? राजनीतिक दलों को भी साथ नहीं आने देना चाहते, कभी ईडी से, कभी सीडी से, कभी सीबीआई से, कभी इनकम टैक्स से डराकर विभेद रखना चाहते हैं। आने वाले समय में संविधान बचाने के लिए सब दलों को एक साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को नाकामयाब करना होगा। तो अखिलेश जी को बहुत शायद बुरा लगा कि मायावती जी के लिए किसी ने कोई बात कह दी। वो समझ रहे हैं कि उनको दाल गलने वाली नहीं, और शायद इसीलिए बसपा से गठबंधन के आतुर हैं कि बसपा के साथ गठबंधन हो जाएगा तो शायद वो मुख्यमंत्री बन जाए। मंगलवार को बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लखनऊ में बैठक होने वाली है। इसमें मायावती को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। इससे ठीक पहले विरोधियों पर बीएसपी सुप्रीमो के हमले को कैडर के बीच बड़े मैसेज से जोड़कर देखा जा रहा। कहते हैं जाति है कि जाति ही नहीं, सियासत में इस कहावत के शब्द बदल जाते हैं, क्योंकि यहां नेता जाति के मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देते। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव से पहले राहुल गांधी जाति जनगणना वाले सियासी हथियार को एक बार फिर धार दे रहे हैं। इस मुद्दे को जब उन्होंने मिस इंडिया से जोड़ दिया तो सियासत का अंदाज भी बदल गया। अब उन पर बीजेपी हमलावर है। पार्टी पूछ रही है कि कर्नाटक में तो जातीय जनगणना हो चुकी है, वहां कांग्रेस की सरकार भी है, फिर राहुल उसके आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रहे? ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। राहुल गांधी जी, आप अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी कंटेस्ट की सोच में पड़े रहिए। राहुल गांधी धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में? ना जाति जनगणना रुकेगा। हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, जनता से वोटर आ गया। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में राजनीति की परिधि से सत्ता के केंद्र तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटे राहुल गांधी ने एक बार फिर जातीय जनगणना का दांव चल दिया। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहाँ पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, बॉलीवुड की बात होगी, किसानों की बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी। राहुल गांधी के इस बयान पर 2 दिन से सियासी घमासान छिड़ा है। राहुल गांधी पर बुरी तरह हमलावर बीजेपी ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज से आने वाली सुंदरियों की सूची लेकर बैठी है। राहुल जी, अब आप विपक्ष के नेता हैं, आप ओबीसी की बात करते हैं, अच्छी बात है। रीता फारिया का नाम सुना है आपने राहुल जी? डायना हेडलिंस का नाम सुना है आपने? अल्पसंख्यक समस्या। लेकिन आप इस बहस को किस चश्मे से देखना चाहते हैं? अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई। ऐसे व्यक्ति का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले हुए तो लखनऊ में बैठे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी गठबंधन धर्म याद आ गया। 2 दिन बाद ही सही, लेकिन राहुल गांधी के बचाव में सामने आ गए। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति गणना कराना चाहता है। अब हमें उम्मीद है कि जाति गणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी और उनके साथी शायद ये भूल गए कि कांग्रेस के शासन में कराया गया सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हो या कर्नाटक में कराई गई जातीय जनगणना, आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए। बीजेपी ने इसी पर कांग्रेस को घेर लिया। राहुल गांधी को जो बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं पा रहे हैं। कास्ट सेंसस कर्नाटक में क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? कांग्रेस की शासन है। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। दरअसल जातीय जनगणना का कर्नाटक चैप्टर कांग्रेस की दुखती रग जैसा है। दावा किया जाता है कि वहां ये रिपोर्ट जारी हुई तो कांग्रेस को इसका सियासी नुकसान हो सकता है। इसलिए गिरिराज सिंह कांग्रेस की मांग को नौटंकी बता रहे, लेकिन यही मांग एनडीए में भी उठ रही। लेटरल एंट्री से लेकर भारत बंद जैसे मुद्दे पर विपक्ष के साथ दिख चुके चिराग पासवान जातीय जनगणना को विकास के लिए जरूरी बता रहे। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। राजनीति में जितनी अहमियत टाइमिंग की है उतनी ही पोजीशनिंग की भी। केंद्र की सत्ता में आ चुके चिराग पासवान जातीय जनगणना के जरिए बिहार की स्टेट पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा खोज रहे हैं। कांग्रेस इसी जातीय जनगणना के दम पर ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बढ़ाना चाहती है।
और बीजेपी को इसी जातीय जनगणना में हिंदू वोट बैंक बिखरने का खतरा दिखाई दे रहा। देखिए, कांग्रेस जातीय जनगणना का दांव चल रही है तो बीजेपी भी पूरी तरह से अपनी ड्रॉ में है। पार्टी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर बेहद मुखर हो चुके हैं। आगरा में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जिस पर राजनीति गर्म हो चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए सीएम योगी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। विपक्ष इसे बांटने वाला बयान बता रहा। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। क्योंकि जो मुख्यमंत्री की सीट है वो अनकरीब उनके पास से जाने वाली, तो इसीलिए वो बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं क्या बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा है देश को? विपक्ष के जातीय कार्ड के दांव के जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये वो हिंदुत्व कार्ड है जिसकी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। सियासत में ये खलबली मचा रही है। ऐसा पहली बार नहीं है। बांग्लादेश में हिंसा के बीच हुए बदलाव के बाद सीएम योगी ने हर मौके पर हिंदुत्व और सनातन को राष्ट्रीय एकता की गारंटी बताया। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है। उससे पहले क्या था कुछ भी पता नहीं था, और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन ये एकता खंडित होगी उस दिन भारत को फिरके फिरके में बांटने की विदेशी साजिशें सफल होती हुई दिखाई देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे अयोध्या में रहे हों या आगरा में, चाहे बरसाना में हो या फिर मथुरा में, हर जगह हर भाषण में इन दिनों सनातन, हिंदुत्व, हिंदू और राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदू समाज के मजबूत होने की अपील उनके भाषण का हिस्सा है। बांग्लादेश में उपद्रव के बाद शेख हसीना वाजिद सरकार के बराबर और हिंदुओं पर जुल्म और ज्यादती की बढ़ती घटनाओं पर यूपी के मुख्यमंत्री ने खुलकर अपनी बात रखने की शुरुआत की थी और इसे अब हर दिन दोहरा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या ये बयान एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद विपक्ष के पीटीए कार्ड का जवाब हिंदुत्व कार्ड से देना है, जिसका मकसद मंडल के सियासत की धार को कमंडल से कुंद करना है। याद करना 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। सबको वर्तमान की चुनौतियों को देखना पड़ेगा। भले सीएम योगी आदित्यनाथ बात 1947 के पहले से शुरू कर रहे हों, लेकिन इसका एक छोर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में ही लगा, जहां विपक्ष का पीटीए कार्ड बीजेपी की रणनीति पर बीज साबित हुआ। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की नई तैयारी और आक्रामक रणनीति से विपक्षी दल सावधान दिख रहे हैं। बांटने की जो राजनीति है उसको काफी अप्लाई कर चुके हैं, पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं और उसका भारी नुकसान उनको उठाना पड़ा। 240 पे आ गए। अभी तक उनको इस बात का होश नहीं आया है कि इसके नताइज क्या होंगे। तो विपक्ष को नहीं घेर रहे हैं, अब अपनी सरकार को घेर रहे हैं, और किसको घेर रहे हैं ये सब जानता है कि बीजेपी में आपका कंपटीशन कहाँ चल रहा है। कौन बांट रहा है? ये तो योगी खुद बांट रहे हैं ना। आप बुलडोजर के नाम पर घर तोड़ते हैं मुसलमानों के, और फिर उसके बाद देश की अखंडता की आप बात कैसे कर सकते हैं? देखिए, सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अखिलेश यादव ने तीखा तंज किया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत हैं, और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत। अखिलेश यादव ने इसे निंदनीय बयान भी करार दिया। बात लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जिनकी शादी की चर्चा गाहे बगाहे चाहे अनचाहे हो ही जाती है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ। दरअसल राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों के सिलसिले में हाल ही में कश्मीर गए थे।
वहां एक हेरिटेज होटल के लॉन में उन्होंने कुछ कश्मीरी लड़कियों से मुलाकात की। बातचीत में लड़कियों ने राहुल के साथ पढ़ाई लिखाई, रोजगार और कश्मीर के माहौल जैसे तमाम मुद्दों पर बात की। इसी बातचीत के दौरान राहुल से शादी के बारे में पूछ लिया। इस पर राहुल ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। What about marriage pressure? Oh, I don't want to get married. I don't want to get married anytime soon. Are you talking about the society or a person? She's trying to get me into trouble. So, what do you think about marriage? What are your thoughts? Pressure. I've outlasted that pressure for 20-30 years now. Do you but I plan? think it's a good thing. Do you plan on getting married? Yeah, I mean, I don't plan it, but if it happens, so please do invite us that day. महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आज मुंबई में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। इस बैठक में ठाणे और मुंबई की सीटों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र अव्हाड ने कहा कि सीट बंटवारे में उद्धव ठाकरे बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, जबकि उद्धव गुट की तरफ से कहा गया है कि गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह साफ तौर पर कहा गया कि उद्धव ठाकरे बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। सीट बंटवारे को लेकर एनसीपी शरद गुट के नेता ने यह बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, बड़ा बयान महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे की चर्चा को लेकर।